हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का एक बेस्ट और बेहतरीन हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये जो पेपर आपका है अभी हाल ही में आपका अभी 10-15 दिन पहले आपका एक पेपर हुआ था, है ना, जो आपका टीजीटी का। तो वही पेपर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें 125 प्रश्न आपके लिए गए हैं। आप लोगों ने शायद पेपर दिया भी होगा, है ना। तो हम इसका क्या कर दे रहे हैं, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। 125 प्रश्नों में आपको व्याकरण और हिंदी साहित्य जो आपकी परीक्षा में कल पूछी जा सकती है, संभवतः है कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। बाकी हमने कहा भी है कि हिंदी साहित्य का कोई भी टॉपिक आपका हो, अगर स्पेशल आपको पढ़ना है, जैसे मान लो कहानी पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। जीआईसी प्रवक्ता की प्लेलिस्ट बनी है। जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का एक ही वीडियो है और 30 से 35 मिनट की वीडियो है ना। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की भी आपके हैं तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी मैराथन क्लास में उनको भी अपलोड कर दिया है। जीके की भी अब मैराथन क्लास आपको अपलोड हो गई, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रचना विधा में असुमेलित असंगत आपका है। यानी यहाँ पर देखा जाए रचनाओं की बात करते हैं तो जैसे आपका दीवान ए गालिब है, ये आपका सजी क्या है, गजल है। यहाँ पर देखा जाए जो मधुशाला है, हरिवंश राय बच्चन की एक कहानी दिया है और ये कहानी नहीं है ना। ये मधुशाला जो आपकी है ये कहानी नहीं है, ये एक प्रकार से कविता विधा में आपकी आती है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गड़बड़ी है आपके बी नंबर पे। कितने पाकिस्तान, ये आपका उपन्यास है। अंधा युग जो आपका धर्मी भारती का ये नाटक आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे मानते हैं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परीक्षा गुरु आपका हो जाएगा, है ना, जो कि आपके लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये आपके 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है। यानी यहाँ पर महाकाव्य में देखा जाए तो आपका क्या होता है, इसमें 8 आपके या अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें ये कह सकते हैं अष्टरस होने चाहिए। नायक धीरोदात्त गुणयुक्त होना चाहिए, ये आपका है। लेकिन जो दिया है यह मुक्तक शैली में ही, ये गलत आपके है ना। ये मुक्तक शैली में आपका नहीं है। यहाँ पर उत्तर जो आपका बनेगा, उत्तर आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। चिंतामणि दिया है रामचंद्र शुक्ल, आपका उत्तर हो जाएगा सर जी। यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये हिंदी का निबंधात्मक आपका यानी समालोचना ग्रंथ आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 5 नंबर दिया है। हमने कहा सर दोहा के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं 13 होती हैं। हमने कहा भी है कि याद रखना पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, है ना। देखो 13 लिख गया ना, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। यानी आपका उत्तर जो हो गया सर जी कौन, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राग दरबारी किस विधा की रचना है। राग दरबारी जो आपकी है सर जी ये क्या है, ये उपन्यास आपका है, वो भी व्यंग उपन्यास है ना। क्या है, व्यंग उपन्यास किसका है, तो श्री लाल शुक्ल के द्वारा रचित उपन्यास है, 1968 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है प्रिय जन की मृत्यु पर विलाप, यानी उत्तर आपका हो गया कौन, यहाँ पर उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है। झूठा सच उपन्यास यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यशपाल हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। और ये क्या है, आपका उपन्यास है, याद रखना है, जो कि भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आपका आधारित आपका है। यहाँ पर जो पॉइंट हम बताते जा रहे हैं ना, जैसे आपसे पूछ लेता है कि किस पर आधारित है, भारत विभाजन पर। यह क्वेश्चन पूछेगा भारत विभाजन पर कौन सी रचना है ना। ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए आपको बताते चलते हैं। इसके पहले भी आपने पेपर दिया भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको फुल डिस्क्राइब के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है आदान यानी ग्रहण का विलोम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये आदान और प्रदान सीधी बात है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर आदान, यानी आदान मतलब होता है लेना और विलोम इसका हो जाएगा देना, यानी प्रदान हो जाएगा। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है नमस्कार का संविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर दिया है सर जी नमस्कार का संविच्छेद करेंगे तो देखो हमने कहा नम जो आपका दिया है वो तो ठीक है, ये जो आधा सा दिया है ना, आधा सा का परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग में, तो बन जाएगा नमः धनकार, यानी ये विसर्ग संधि है। आपका उत्तर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना, इस लोकोक्ति का अर्थ देना है। तो हमने कहा सर जी समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता है ना। अगर किसी की सहायता करना है तो समय के अनुसार करना है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं है। आपको उत्तर डी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है। आपने हमारे ऐप से PDF पढ़ा होगा 99 रुपये में जो आपका कोर्स है। हमने कहा भी था अगर आपने नहीं लिया है तो उसको आप लोग ले लीजिएगा। अगर चाहोगे तो 24 घंटे में आपको रिवीजन कर सकते हो। हमने 4 प्रकार के नोट्स किया है, 4 प्रकार के। LT ग्रेड के परीक्षा में लास्ट समय जिन्होंने लिया था 2 दिन पहले PDF लिया था, उनके भी बहुत अच्छे स्कोर गया था LT ग्रेड में। और आपका तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ऐसा आपके प्रश्न आ रहे हैं और इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम कह सकते हैं कि 85 से 90% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप लोग अभी हमारी ऐप से नहीं जुड़े हो ना तो 99 रुपये आपका है, 99 रुपये में अभी अपना कर सकते हैं। और साथ में ऐसा नहीं कि यही परीक्षा आपकी है,
आने वाले जो सुपर टेट होगा, यूपी टेट होगा, सी टेट होगा, उनके लिए आपका टेस्ट सीरीज भी उसमें उपलब्ध करा दिया सिर्फ 99 रुपये में। और 4 प्रकार के नोट्स है, AI नोट्स भी आपके हैं, प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपका, 3D नोट्स आपके हैं ना, जीवन परिचय भी आपके हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो टेस्ट जो मॉक टेस्ट आपके कराते हैं उनकी भी PDF आपकी है ना। तो जाओगे, अगर रास्ते में जा रहे होगे ना, और रास्ते में जा रहे हो बस में बैठ के ना, तो अगर आप 2 घंटा समय दे दोगे तो हमारे PDF से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ऐप है देव GK ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। 99 रुपये है, कोई ज़्यादा हमने यहाँ पर चार्ज नहीं रखा है, ठीक है ना। देखो दिया गया है सर जी, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन नहीं है। यहाँ पर निर्गुण भक्ति कवियों में से जैसे कबीर दास हो गया, नानक हो गए, रैदास हो गए, है ना, दादू दयाल हो गया, मलूक दास हो गए, सुंदर दास, ये शामिल होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया सर जी सूरदास दिया गया है, तो हमने आपका उत्तर जो बताया, आपका उत्तर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूरदास इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ये निर्गुण आपके नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वो कौन सा दोष होता है। याद रखना है, जो आपको सुनने में अप्रिय लगे तो आप कहेंगे सर अप्रिय में लगे यानी श्रुति कटु, कट मतलब होता है क्या, श्रुति कटु बद्ध दोष जिसको कहते हैं, है ना, यानी सुनने में जो आपको कटु लगे, बुरा लगे, वही आपके हो जाएंगे। सीधी बात है, आपका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है और आपसे कह रहा है सराहपा की साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर सराहपा की बात करते हैं तो सराहपा जो हमारे कवि हैं वो आपके सिद्ध कवि हैं। क्या हैं ये, आपके सिद्ध कवि हैं, यानी सिद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य की परंपरा में ये प्रथम और प्रमुख माने जाते हैं। महापंडित राहुल सकृत्यायन का नाम सुना होगा, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर जी फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रामा किस विभक्ति का रूप आपका है। हमने कहा सर ये विभक्ति आपकी प्रथमा में आ गई, रामा रामो, है ना, इससे पढ़ते हो तो आप कहेंगे सर ये तो देखा जाए तो आपका प्रथमा एक वचन में आपका आएगा, यानी उत्तर आपको बनेगा फर्स्ट नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में भी आपका रामाह आता है ना, उसमें आपका रामाह लगा होता है, यानी ये तो राम लिखा है, अगर रामाह लिखा होता रामाह तो यहाँ पर आपका ये हो जाता बहुवचन बन जाता, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है। यहाँ पर विभाषा की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी यहाँ पर विभाषा जो आपका दिया है ना पूर्वी हिंदी आपकी है। कौन है, आपकी पूर्वी हिंदी है आपका विभाषा है। हमने कहा पूर्वी हिंदी कहाँ से आई है, तो आप कहेंगे अर्धमगधी से आई है। अर्धमगधी यानी ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो आपका उत्तर बनेगा सर जी कौन है, ये B बनेगा, पूर्वी हिंदी है। हमने कहा अवधी भी इसमें आपका है, ब्रजभाषा है और बुंदेली है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं, कह रहा है सर जी ये दिया है कौन सी हिंदी की विभाषा है, तो ये पूर्वी हिंदी है। मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या अपभ्रंश, तो अपभ्रंश में कह देते हैं कि सर सौर सेनी से आपका ब्रजभाषा लिया है ना। अवधी जो आपकी है ये आपकी पूर्वी हिंदी से आई, तो हमने कहा बुंदेली हो गया। तो हमने कहा सर ये पूर्वी हिंदी, अभी यहाँ पर सबको तोड़ कर दिया गया है और ये तोड़ा नहीं है, इसको जब तोड़ दिया जाएगा तो जैसे आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो हमने कहा विभाषा में आपका ये आ रहा है विभाषा हो गया। बात में समझ में आ गया ना। मान लो अगर हम आपसे पूछे कि सर सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, वो विभाषा है ना। आपके अर्धमगधी क्या है, विभाषा है। मगधी अपभ्रंश विभाषा है ना, तो उसके पार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका B नंबर बिल्कुल अलग आपको लग रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर आपके कौन से हैं। मूल स्वर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। यानी इतना अच्छा पेपर है, हमें लगता है कि आप लोगों ने 125 में कम से कम आप लोगों ने 110 क्वेश्चन तो कर ही दिया होगा, किसी किसी के 120 क्वेश्चन भी सही हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रीतबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। रीतबद्ध में आते हैं केशवदास। कौन आते हैं, केशवदास आते हैं, याद रखना है। यहाँ पर याद रखना रीतबद्ध में जो आपका नाम आता है तो यहाँ पर केशवदास आते हैं, केशवदास, है ना। यहाँ पर उत्तर जो आपका दिया है वो आपका उत्तर B हो जाएगा। वो भी आपसे प्रवर्तक पूछा गया है। क्या पूछा है, प्रवर्तक पूछा गया है। हमने कहा रीतबद्ध में जैसे केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, पद्माकर, ये ढेर होते हैं, लेकिन आपसे कह रहा है सर प्रवर्तक पूछा है, तो प्रवर्तक आपसे पूछे तो केशवदास बताना है। आगे बढ़ते सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिया है वह केवल विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है शब्द तो होगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन आपका मिल चुका है, वह केवल विद्यार्थी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है उज्ज्वल, और देखो उज्ज्वल आपका कैसे लिखा जाता है, आप उज्ज्वल लिखेंगे ऐसे, ये जो आपका दिया गया C नंबर आपका उज्ज्वल है, राइट हो जाएगा। यानी जो आपका जा होता है ना, ये जो आपका जा होता है वो डबल जा के साथ हुआ के साथ मिल जाता है, तब ये पूरा होता है, याद रखना दोनों जा हुआ के साथ मिलते हैं। अगला दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है। उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, यानी पहला ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1915 में ये प्रकाशित की गई थी ये जो आपकी रचना है ना, और ये हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना मानी जाती है, यानी निस्वार्थ प्रेम बलिदान पर आधारित है। कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सी रचना एक निस्वार्थ प्रेम और बलिदान पर आपका है, तो सीधी बात आपका हो जाएगा उत्तर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। आदिकाल में देखा जाए तो आपकी वीरता का वर्णन होता है हमेशा, वीर गाथा काल है, यानी वीर गाथा और जो आपका रचित काव्य आपका है वीर रस की प्रधानता रहता है, इसमें युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है ना। और इस काल के जो कवि होते हैं वो राजा के दरबार में रहते थे, है ना, और जिस राजा के दरबार में रहते थे उनकी पराक्रम, उनकी वीरता, युद्ध कौशल को वर्णन करते थे, तो आपका उत्तर इसका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रवृत्ति कृति है।
यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की है आपकी भारत भारती जो द्विवेदी युग की प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलती है, यानी प्रतिकार रचना जो मानी जाती है वो द्विवेदी युग से प्रतिनिधि के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। आप कहेंगे सर ये तो हरिवंश राय बच्चन की हमने पढ़ा है कभी, है ना, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा आपका उत्तर कौन, हरिवंश राय बच्चन। अच्छा ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर ये आत्मकथा है ना, ये क्या है, आत्मकथा है, याद रखना है। यहाँ पर सर देखा जाए तो आपके ये उनकी 4 खंडों में आत्मकथा का पहला भाग है। अगर ये पूछे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सर जो आपका है आत्मकथा का कौन सा भाग है, आपकी उनकी 4 खंडों में से तो पहला ये भाग आपका है। ये हम हर चीज़ों को हमने आपको बेसिक जो क्लास दिया है ना उनमें हम हर एक चीज़ को आपको बताया है, तो उनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ विक्रम संवत में हुआ था, यानी कौन से विक्रम संवत में हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका जो दिया गया है रामचरितमानस की बात हो रही है, रामचरितमानस विक्रम संवत हो जाएगा 1631 के समथिंग हुआ था, यानी 1631 विक्रमी संवत है। और देखा जाए तो हमने कहा अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1574, ठीक है, 1574 ईस्वी आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि चक्रपाणी में समास क्या है, यानी जिनके हाथ में चक्र रहता है आप कहेंगे तो भगवान के पास मिलेगा आपको, है ना, अर्थात बहुब्री समास हो जाएगा। भगवान विष्णु के हाथ में आपने देखा होगा चक्र, है ना, भगवान कृष्ण के हाथ में देखा होगा, तो यहाँ पर जो बात भगवान विष्णु को ज़्यादा संकेत करते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सर ये हो जाएगा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलाकर एक तीसरा जो पद बनता है वो संकेत करता है, तो बहुब्री होता है। हम जितना इस डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ना, इस डिस्क्राइब को आप याद रखना, बाकी पेपर तो आसान मिलेगा लेकिन जो क्वेश्चन आपके आसान है, लेकिन जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तुलसीदास की नहीं है तो आप कहेंगे देखिए गीतावली है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, सूरसारावली नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि सूरसारावली आपकी ये किसकी है, सूरदास की है ना, साहित्य लहरी, है ना, ये सूरदास की आपकी हो जाएगी, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा रघुवंशम क्या है, रघुवंशम आपके कालिदास का क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो श्रुति सम भिन्नार्थक है, अवधि और अवधि, यानी हमने कहा सबसे आसान है, दोनों एक जैसे मिलेंगे। जैसे आपके जुड़वा बच्चे होते हैं ना, जुड़वा बच्चों में आप देखते होंगे कि दूसरे लोग उसमें से कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ये दोनों शब्द को जो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति होगा वो देख के कन्फ्यूज होगा, अरे लगता दोनों में है, बाद में थोड़ा ध्यान देगा कि अरे मात्रा का खेल हो रहा है। यानी यहाँ पर देखो जो अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, है ना, समय की एक निश्चित मात्रा होता है, दौर होता है, और अवधि जो हमारा है उत्तर प्रदेश की अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा समय और बोली बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कबीर की रचनाओं के संग्रह में बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आप कहेंगे सर बीजक को आपके 3 भागों में, कौन से आपके भाग हैं, आप कहेंगे सर साखी, सबद, रामायणी। साखी यानी क्या होता है, साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश माना जाता है, और इसमें कबीर ने दोहे से रिलेटेड आप पंक्तियां शामिल किया है। जो सबद होता है, सबद में आपका गीतों का गीतों का संग्रह आपको मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए रामायणी जो आपका है इसमें चौपाई, दोहा, छंदों से रचित आपका भाग है ना, तो तीनों चीज़ को जैसा पूछा जाए वैसे आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया और आपसे करा है, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सजी हुई थी 1936 में, याद रखना है। इन भाई साहब का जिसका भी पेपर हमारे पास भेजा गया है, इन भाई साहब के अभी तक सब क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका 9 अप्रैल 1936 को, और कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता किया था, कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये 3 पॉइंट बनते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है कब है, तो 9 अप्रैल 1936 कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर, रिफा ए आम क्लब है ना, इसके प्रथम जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो मुंशी प्रेमचंद ने किया था, याद रखना है। अच्छा इसकी जो शुरुआत है पहले आपको 1935 में लंदन में की गई थी, है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है रचना रचनाकार में असंगत युग्म आपका कौन सा है। देखो आप लोगों ने तार सप्तक के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो आपका दिया है बावरा अहेरी अज्ञे हैं, हुंकार दिनकर हैं, तार सप्तक के आपके अज्ञे हैं, है ना। तार सप्तक का जो प्रतिपादक किया है वो अज्ञे ने किया है ना। तो आपके हरिवंश राय बच्चन से आपका कोई नहीं है, बाकी यहाँ पर पल्लव हो जाएगा, सुमित्रन पंत आपका हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है आषाढ़ का एक दिन को समानता किस प्रकार का नाटक माना जाता है। देखो इन्होंने जो पेपर सॉल्व किया है ना, एक्सपीरियंस होल्डर आपके लग रहे हैं। क्यों, जो बच्चा पहली बार पेपर देता है वो क्वेश्चन खटाखट मारते चला जाता है, लेकिन इन्होंने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, मतलब थोड़ा हट के है, थोड़ा कठिन है कि आषाढ़ का एक दिन समानता किस प्रकार का नाटक है। अब ये नॉर्मल लोगों को थोड़ा पता होगा, तो इन्होंने देखो गोला मार दिया है ना, गोला मार दिया है, और इसके बाद कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किया है बाद में, है ना। तो हमने कहा ऐसे ही आपको भी करना है। पेपर में क्या होता है, जब आपको लगे कि नहीं हाँ ये पेपर में क्वेश्चन हमको नया लग रहा है और हमें लग रहा है तुक्का मारेंगे तो भी ना लगेगा, तो उसमें गोला लगा लिया करो। जब पेपर आपका सॉल्व हो जाए और समय आपका बच जाए तो समय के बाद फिर अपना थोड़ा सा ध्यान दो, अगर बन रहा है तो बन जाए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। हमने कहा सर आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश के द्वारा 1958 में ये नाटक आपका है। क्या सर, ये नाटक है, और इसमें देखा जाए तो आपका सर क्या है, तो ये ऐतिहासिक आपका है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर,
ऐतिहासिक है, यानी हिंदी के जो आधुनिक यथार्थ नाटकों की श्रेणी में सर्वप्रमुख यही माना जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आपका हो जाएगा सर जी क्या है, ऐतिहासिक इसका उत्तर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इस नाटक में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है ना। इसका मूल भाव जो आपका आधुनिक और सार्वभौमिक है, तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद है हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन लाइक जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सच्चरित्र में संधि कौन है। देखो जब आपको आधा अक्षर मिले तो समझ जाइएगा, है ना। अगर या और वा के साथ आधा अक्षर ना हो तो समझ जाइए कि व्यंजन संधि है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। ये दिया गया सच्चरित्र और आधा जो चा दिया गया है वो आपका टूट जाएगा। तो हमने कहा सर जी इसको जो तोड़ दोगे समधन चरित्र भी आपका बन सकता है, सतधन चरित्र भी आपका बनेगा। तो हमने कहा सतधन चरित्र यानी चा का परिवर्तन टूटेगा, तामे हो जाएगा सतधन चरित्र आपका हो जाएगा। उत्तर आपका बी के साथ व्यंजन संधि। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। ऐसे प्रश्न आपकी यूपी टेट जैसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी छायावाद के 4 स्तंभों में, है ना। यूपी टेट तो आपका हमने कहा यूपी टेट जैसे कोई परीक्षा करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है तो बता दे रहे हैं, है ना। बाकी हमने कहा ये प्रश्न छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम में, है ना, और आप सबसे बड़े एग्जाम को देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में तो आपका ही है। बाकी ये छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है। यानी हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, है ना, महादेव वर्मा। तो आप कहेंगे सर इसका जो उत्तर आपका आ गया है, आपने जो दिया है रामदहसी दिनकर है, यानी आपका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, रामदहसी दिनकर आपका जवाब है, राइट हो जाएगा सर जी, याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है रीत काल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो रीत काल आपको पढ़ाया गया है। रीत काल में सजी देखने को मिलता है जो श्रृंगार है ना, रीत निरूप आपका है, यानी रीत निरूप मतलब होता है लक्षण ग्रंथों की रचना। रीत निरूप मतलब होता है लक्षण ग्रंथों की रचना। इसके अलावा इनकी प्रवृत्तियों में श्रृंगारिता देखने को मिलती है, अलंकारिता देखने को मिलती है, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा भी देखने को मिलती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है राजपुत्र में समास पूछा गया है, कौन से तत्पुरुष समास है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र यानी काकी के रारी रे होता है संबंध में। आपका जवाब हो जाएगा सर जी संबंध तत्पुरुष है, यानी आपका जवाब फर्स्ट नंबर के साथ हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास में आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो आपके हैं इनमें से कौन है, तो ये सर जी आपके हो जाएंगे चंद्रबरदाई, हो जाएंगे चंद्रबरदाई, है ना। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट जो थे पृथ्वीराज चौहान, उनके जीवन, उनकी वीरता, उनके प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है ना। तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा कभी कभी एक क्वेश्चन बना देता है, कठिन कर देता है कि पृथ्वीराज रासो जो आपकी इसकी भाषा क्या है। तो इसकी भाषा जो आपकी है ब्रज भाषा और पिंगल शैली में है, ठीक है, ब्रज भाषा और पिंगल शैली में आपका है, याद रखना है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। मैला आंचल दिया है फणीश्वरनाथ रेणु है, यानी आपका उत्तर से जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ये आपका फणीश्वरनाथ रेणु है। हमने कहा हिंदी का पहला और सबसे प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है ना। 1954 में प्रकाशित हुआ था। बिहार में एक पूर्णिया जिला, नाम सुना होगा पूर्णिया जिला, वहाँ पर एक गाँव है मेरीगंज गाँव। तो वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, तो ग्रामीण लोग और जो संस्कृति है, उनके संघर्षों का जो जीवन है उसको बताया गया है। तो ये जो एक मतलब होता है जो कह सकते हैं मैला आंचल जो आपका, हमने कहा ये आंचलिक मतलब होता है गाँव विशेष से बारे में बताया होता है। ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है जो आंचलिक उपन्यास है, ठीक है ना। 54 में प्रकाशित हुआ फणीश्वरनाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है। सुपर टेट में आप लोगों के लिए हम बेहतर आपको तैयारी कराएंगे, आने वाली जो भर्ती में आपका है सुपर टेट में भी आपको इसी प्रकार से बहुत बढ़िया तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं, है ना। अभी इस पेपर के बाद यूपी टेट की हम तैयारी करवाएंगे, तो आप लोग यूपी टेट का फॉर्म अगर भरे हैं तो यूपी टेट फॉर्म पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जब जानकारी आपकी होगी कि अभी आपने देखा होगा कि नहीं लग रहा था कि नहीं अभी पेपर आपका आएगा, यानी आपका सुपर टेट भर्ती आएगी, तो हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। देखो हमने कहा यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, चार चंद की चंचल किरणें, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो अनुप्रास अलंकार आपका है, उत्तर आपका सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि चार वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना। अच्छा यहाँ पर हम आपसे बोले चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर हम आपसे पूछे सर एक अलंकार इनमें और हो सकता है क्या, हो सकता है, हाँ हो सकता है। अनुप्रास अलंकार नहीं होता तो मानवीय अलंकार कह देते, क्यों, क्योंकि चांद की किरणों को इंसानों की तरह जल और थल में खेलते हुए दर्शाया गया है ना। तो याद रखना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग रटा रटाया क्वेश्चन जाते हैं और फटाफट मार के चले जाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। तो याद रखना चार चंद की चंचल किरणें जो आपकी हैं इसमें एक मानवीय दशा को भी वर्णन किया जा रहा है। अगर अनुप्रास अलंकार नहीं होता तो उसमें मानवीय अलंकार देखने को जरूर मिल जाता। उम्मीद है आप समझ में आ गया हो गया। यहाँ पर सही क्वेश्चन आपसे और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है हरिपद कोमल कमल से, इसमें अलंकार क्या है। हर पदी कोमल कमल से, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी हर पदी कोमल कमल से, यानी भगवान विष्णु के जो चरण है ना, यहाँ पर उनकी जो तुलना है वो कमल से की जा रही है। यानी कोमल जो आपका ये साधारण धर्म है, से शब्द आपका वाचक है, क्या है, से शब्द आपका वाचक है। और जो वाचक होता है वो सर जी किस में होता है, उपमा अलंकार में होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर सर जी सी हो जाएगा।
यहाँ पर देखो इन्होंने रूपक लगाया है, अपना दिमाग इन्होंने पूरा लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनसे त्रुटि हो जा रही है। हर पदी कोमल कमल से शब्द आपका लगा दिया है, तो इसे कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो आपका वाचक शब्द भी आपको मिल रहा है। कोमल शब्द जो आपका दिया वो साधारण धर्म है, कमल है जो उपमान है, और जो चरण है वो आपको उपमेय है। यानी जिस भी आपके देखा जाए अलंकार में जब 4 चीजें आपको मिल जाए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, वो बन जाता है सर जी कौन, उपमा हो जाता है। अगर ये ना होता तो आप सीधा कह देते सर ये रूपक आपका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, मंद क्रांता छंद की श्रेणी का छंद है। मंद क्रांता, देखो मंद क्रांता में क्या होता है, हम वर्णों की गिनती करते हैं। क्या करते हैं, वर्णों की गिनती करते हैं। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो वर्ण होते कितने हैं, तो इसमें 17 वर्ण होते हैं, ठीक है, याद रखना इसमें 17 वर्ण आपके होते हैं। इसमें चौथे, छठे, सातवें वर्ण पर यति मिलती है, यानी चौथे, छठे और सातवें वर्णों पर यति मिलती है। और लास्ट में जब आपको मिलेगा तो गुरु आपको मिलेंगे, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो साथ ही याद रखना कलम का सिपाही ये मुंशी प्रेमचंद की आपका है, यानी उत्तर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी कि हमने कहा किसकी जीवनी है, कभी कभी क्या होता है इसमें गड़बड़ी हो जाता है, आप कहते हो कलम का सिपाही अमृत राय, है ना। अगर ऑप्शन होता अमृत राय तो आप फटाक से लगा देते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर पूछ लिया है किसकी जीवनी है, तो जीवनी तो आपको बताना ना किसकी जीवनी, प्रेमचंद की है। इनके बेटे का नाम था, इनके जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था अमृत राय। उन्होंने इसको 1962 में प्रकाशित किया था, है ना। और 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था अमृत राय को, है ना। तो याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इस बात को भी याद रखना है। और यह आपके है किसने लिखा, किसने है, तो कलम का सिपाही अमृत राय ने। किसकी जीवनी पर, किसकी जीवनी है, प्रेमचंद की है, यानी अपने पिता की जीवनी को लिखा है। क्लियर है, कब, 1962 में। 63 में सजी इनको अमृत राय को पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सजी क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया है। देखो क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, लेकिन जो हम फैक्ट बता देंगे वो फैक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो ये 125 क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चन के बराबर आपको समझ में आएंगे, है ना। यहाँ पर देखो हमने कहा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल जो नाम दिया वो किसने नाम दिया है। यहाँ पर उत्तर जो आपका बनेगा सर क्या हो जाएगा, ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्या है सर जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी आदिकाल, है ना, कहते हैं हजारों साल हो गया। आदि यानी आदिकाल जो हो गया, ये समय हो गया बहुत हजारों साल, आपको मालूम है आदिकाल का समय मतलब हो गया हजारों साल, ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, चंद्रमुख में कौन सा समास है। यानी चंद्रमुख दिया है, चंद्र के समान मुख। हमने कहा जब इसको तोड़ोगे ना तो एक शब्द निकलता है के समान। और एक बात याद रखना, कभी कभी आपका जो सेंटेंस होता है तो बहुत आसान होता है। हमने कहा सर जी के समान दिया गया हो, या सर यहाँ पर रूपी शब्द दिया गया है, जैसे चंद रूपी हो गया, क्रोधाग्नि हो गया। एक शब्द होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी या महात्मा गांधी, तो महा से स्टार्टिंग होने वाले के समान से जो बीच में तोड़ने पर के समान मिले या रूपी आपको मिले, है ना, वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होता है, यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष की बात होने लगती है ना। यहाँ पर उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, तत्धन टीका का संधि रूप क्या है। तो तत्धन टीका हो जाता है तटीका होता है, यानी उत्तर जो आपका बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, तटीका, यानी उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। व्यंजन संधि आपका है, ये क्या है, ये व्यंजन संधि आपका है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं। नई कहानी के जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण में जो आधार स्तंभ के रूप में हम लोग नाम लेते हैं, तो आपको याद रखना मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर उत्तर आपका बी नंबर जो आ गया है वो बिल्कुल सही आपका उत्तर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन तीनों लेखों ने मिलकर सर जी क्या किया था, 1950 के दशक में, है ना, आंदोलन की शुरुआत किया था, नई ऊंचाइयों पर इसको पहुंचाया। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ने नई कहानियों के जो यथार्थ है, कथाकार हैं, संपादक हैं, इनको नई भूमिका तक पहुंचा दिया, है ना, ऊंचाइयों को छुआ दिया, नई चीज़ों को आपको हो गया, नई कहानी में जैसे नई आधुनिकता हो गया, है ना, गहरी संवेदनाओं का मिश्रण करके इसको नई ऊंचाइयों पर ले गए, इसलिए इसको नई कहानी कहा जाता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है। पेपर तो हम चाहो तो हम फटाक से सॉल्व कर देंगे, लेकिन क्या मतलब होता है, आसान क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व भी कर लोगे तो क्या मतलब होता है, अगर उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और आपकी सोच एक अच्छे लेवल की है और एक बहुत बड़ा एग्जाम आपका होता है ना, समझिए प्रवक्ता का आपका पेपर है, तो सोच छोटी नहीं होना चाहिए आपको कि हाँ सर जी आसान क्वेश्चन है तो फटाफट सोल्व कर दो। फटाफट सोल्व करने से नहीं है, उसके बारे में गहरी जानकारी होना चाहिए। देखो अशोक के फूल आप जानते हैं कि सर ये आपके किसके हैं, यहाँ पर अशोक के फूल जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। हमने कहा अशोक के फूल हो गया, आप देखते हैं 1000 प्रकार की यहाँ पर आपको ठंडक प्रदान करते हैं, छाया भी आपकी रहती है ना, पत्ते हजारों पत्ते आपके होते हैं, बिल्कुल घने घने होते हैं, है ना, उसके नीचे आप देखते होंगे धूप तक नहीं आती है, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये क्या है, निबंध है। क्या सर ये निबंध आपका है, याद रखना 1948 में ये प्रकाशित की गई थी, इनकी ये पहली पुस्तक आपकी है
है ना। यह पुस्तक पहली बार 1948 में प्रकाशित हुई थी। इसका मतलब यह है कि ये जो आपका है ललित निबंध आपका है, इसका उत्तर आपका बनेगा बी नंबर है। ये ललित निबंध है, 1948 में पहली बार ये प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण बताओ। संस्कृत में द्वंद्व समास हमने कहा कोई बात नहीं है। राम लक्ष्मण सुने हैं, राम लक्ष्मण यानी दोनों पद प्रधान आपके हैं ना, राम लक्ष्मण हो यानी राम और लक्ष्मण, आपका जवाब हो गया द्वंद्व समास में। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन इनमें से कौन सा विदेश शब्द है, यानी जो विदेश से लाया गया है ना। अब आप बताओ चश्मा जो आपका है ये कौन सी भाषा का है, तो आप कहेंगे सर चश्मा ही तो आपका विदेशी भाषा से लाया गया है। ये चश्मा जो आपका है फारसी भाषा का है, ठीक है, ये चश्मा जो आपका है फारसी भाषा से है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे और आपसे कह रहा है शेखा रे जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। शेखा रे जीवनी उपन्यास के लेखक हो जाएंगे अज्ञे बनेंगे, याद रखना इसका उत्तर आपका बनेगा डी नंबर अज्ञे बनेगा, यानी पूरा नाम पूछ लेता है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे, है ना, अज्ञे के नाम से जाना जाता है और 3 खंडों में आपका है शेखा रे जीवनी। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सूर सागर की जो काव्य रचना है मुक्ता किस शैली में है। देखो आसान क्वेश्चन के बीच में कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आपका रख ही दिया गया है जो आपको कंफ्यूज करेगा। हमने कहा ये जानते हो सूर सागर जो आपकी है वो सजी सूरदास की है और इसमें ये पद जो संगीतात्मक है, मुक्तक काव्य शैली है, ब्रज भाषा की मधुरता इसमें देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर इसमें से जो आपका बनेगा ये हो जाएगा, ये भागवत आधारित पद शैली है। क्या है ये भागवत आधारित पद शैली आपका है। हमने कहा गे पद शैली, है ना, यहाँ पर देखिए जैसे हारमोनिया और मंजीरों के साथ ये गाया जाता है, ये गे पद आपके होते हैं, है ना। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है। अब आप बताओ ये क्वेश्चन को आप लोग अगर ऑप्शन में दिया होता, है ना, क्या दिया होता मंगलसूत्र, आप लोग खटाक से उत्तर दे देते अगर आप ध्यान नहीं दिए तो। हमने कहा अंतिम पूर्ण आपसे दिया है और अंतिम पूर्ण दिया है, याद रखना इस बात को। तो जवाब हो जाएगा गोदान, सही उत्तर हो जाएगा सर गोदान बनेगा। गोदान जो आपका है इनका पूर्ण उपन्यास 1931 में, है ना, यहाँ पर हुआ था। तो हमने कहा सर इसका उत्तर हो जाएगा सर जी क्या, यहाँ पर आपको बनेगा सी नंबर। हमने कहा सर जी अगर आपसे ये पूछता अपूर्ण तो अपूर्ण हो जाता क्या सर जी, तो अपूर्ण हो जाता मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र जो हुआ था ना तो भैया इनका निधन हो गया था, उसके बाद उनके पुत्र ने पूरा किया था, अमृत राय ने इसको पूरा किया था। क्लियर है, ठीक है सर जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध बताना है। ये आशीर्वाद की क्लास है ना, आशीर्वाद वाली क्लास है। यानी हमने कहा सर आशीर्वाद आपको मालूम है यह हमेशा कंफ्यूज करता है। हमने कहा वा में ही आपको मिलेगा जो आपका होता है आशीर्वाद, है ना, क्या दिया आशीर्वाद, यानी आपको उत्तर डी हो जाएगा आशीर्वाद बनेगा। अगला सही दिया गया और आपसे कह रहा है गुरु यानी भारी का विलोम इनमें से क्या है। हमने कहा सीधी बात है गुरु का लघु हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरु का लघु हो जाएगा, आपको उत्तर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है जो कुछ भी ना जानता हो के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर 55 की बात करते हैं तो सर यहाँ पर देखा जाए अज्ञ, है ना, यानी अंगा जिसको बोलते हैं, जो कुछ नहीं जानता सीधे बोलते हैं अंगा, कहते हैं अंगा होगा यार, यानी जो कुछ नहीं जानता अंगा। तो हमने कहा सर अंगा मतलब अंगा यानी अंग, है ना, अज्ञ, तो आगे हो गया ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन और आपसे कह रहा है विद्याधनालय का संविच्छेद क्या है। विद्याधनालय विद्यालय यानी बड़ा की मात्रा है कि नहीं है। यहाँ पर देखो जाए बिड़ा की मात्रा है, ये बड़ा की मात्रा जो आपकी बता रहा है कि ये सजी दीर्घ स्वर संधि है। क्या है ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, याद रखना दीर्घ स्वर संधि आपका बनेगा, ठीक है। तो उत्तर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था। सर ये राजभाषा के रूप में जो स्वीकार किया था ना वो 14 सितंबर को किया था। क्या आप कहेंगे जी सर जी 14 सितंबर 1949 को किया था, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा कि राजभाषा जो नीतियाँ हैं वो 343, है ना, मतलब 343 के माध्यम से आपका होता है, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन है पठनी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। पठनी दिया गया है तो हमने कहा सर जी पठनी में एक मूल शब्द निकलेगा, है ना, यानी इसमें संस्कृत में देखा जाए तो अनियर प्रत्यय है और हिंदी में बात करें तो ई प्रत्यय है ना। आप लोगों ने संस्कृत थोड़ा वो पढ़ा होगा कि नहीं। हमने कहा मूल शब्द क्या है पठ, पठ मूल शब्द है पढ़ना, और प्रत्यय जो आपका है अनियर प्रत्यय जो संस्कृत में है, हिंदी में आपका है तो आपका ई है। तो आप कहेंगे सर इसका जो उत्तर बनेगा यहाँ पर 58 नंबर में, 58 नंबर का ऑप्शन देखो आप लोगों ने यहाँ पर से दिया अनीय, है ना, यह अनीय दिया है, या इसको अनियर भी कहते हैं, है ना। तो उत्तर हो जाएगा सर सी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे सर जी क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है पठनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिया है। अच्छा यहाँ पर हम आपसे बात कर लेना कि पठनी शब्द में प्रत्यय है तो पठनी में बड़ी की मात्रा अगर देखा जाए तो ये हिंदी में प्रत्यय होगा, और इसमें ये नहीं कह रहा है कि ये संस्कृत का है या सर जी क्या है आपके हिंदी का है, और इसमें दोनों भी आपका दे दिया है। हालांकि अनियर प्रत्यय होता है, अनी नहीं होता है, पठनीय हमने कहा अनी है, आयोग ने इसको यही उत्तर माना है। हालांकि इसमें आपका विवाद होना चाहिए क्योंकि ई भी आपका दिया है
और ये भी दिया है, तो इसमें ये आपका क्या है, ये अपवाद में क्यों, क्योंकि जो आपका अनियर प्रत्यय होता है वो संस्कृत का होता है और ई होता है आपका किसका, तो संस्कृत का। दोनों चीज़ दिया है, तो ये क्वेश्चन में आप गोला लगा सकते हैं, आयोग में इसने कुछ ना कुछ किया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि दर्शन यानी किसी के दर्शन करना, इस शब्द का प्रयोग समानता किस वचन में है। हमने कहा दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होश, है ना, ये सब आपके होते हैं सदा बहुवचन में होते हैं। क्या होते हैं, सदा बहुवचन में आपके होते हैं। ऐसे शब्द आपके जो होते हैं, क्यों, क्योंकि दर्शन जो है दुर्लभ है ना। जैसे आज भगवान के दर्शन क्या हैं, कहते हैं आज भगवान के दर्शन हुए। आप रोज़ रोज़ मंदिर तो जाते नहीं हो, कभी आप यहाँ पर खाटू श्याम चले गए तो रोज़ रोज़ तो जाते नहीं हो, कहते हैं भगवान के दर्शन आपको हुए, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है, जो दुर्लभ चीज़ें होती हैं वो हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके बहुवचन में आपका है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपके सामने, क्वेश्चन क्या दिया गया सर जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस अवधि वर्ष में किया था। ये क्वेश्चन आपको एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था, आपको याद आया होगा, एलटी ग्रेड में पूछा गया था कब से कब शुरुआत हुई थी। तो सर याद रखना है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने शुरुआत किया था 1903 से और ये 20 तक आपके रहे थे। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में भी पूछा गया था और इसका प्रकाशन आपका देखा जाए वैसे स्टार्टिंग आपकी हुई थी सरस्वती की 1900 में, है ना, इंडियन प्रेस प्रयागराज से हुई थी। लेकिन ये जो आपकी मासिक पत्रिका है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो आपके इसका संपादन का कार्य किया था 1903 से किया था और 1920 तक आपके रहे थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है रचना एवं रचनाकार सुमेलित है, यानी सुमेलित आपसे पूछा गया है। अब जब सुमेलित है तो हमने कहा सर जी कोई बात नहीं है, उर्वशी रामधारी होता है, निर्जा सुमित्रम पंत यदि गलत हो जाएगा। हमने कहा हिमतरंगिणी देखो आसान हो गया, यानी हिमतरंगिणी जो आपका है मखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आपसे कह रहा है नागार्जुन की कौन सी रचना है। नागार्जुन की रचना की जब बात करते हैं ना तो ये है आपके सर ये है बल्चनामा। क्या है, ये बल्चनामा है ना। वैसे हमने कहा सर जी नागार्जुन को एक पूछा जाता है इनका मूल नाम क्या था। नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, है ना। और इन्होंने कह सकते हैं कई रचनाएं इन्होंने किया है। हमने कहा इनकी काव्य रचनाओं में युगधारा, है ना, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, है ना, और इसके बाद तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, है ना, और भी आपके हैं। ये जो आपका है ना ये उपन्यास है, यानी बचनामा जो आपका है ये इनका उपन्यास है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, है ना, नई पौधा, ये इनका उपन्यास आपका है। तो यहाँ पर जो आपको उत्तर दिया वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, इसमें गुण कौन सा है। हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है, आपको कह रहा है सर जी कौन सा गुण आपका है, तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित, हर्षित दिया है तो आपका ये सर जी प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इसमें जो आपका गुण है ये प्रसाद है, यानी ये चौपाई से आपका है। इसमें क्या है, चौपाई से इसमें छंद किया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका रस छंद अलंकारों में से ये जो आपकी चौपाई है, शांत रस में ये चौपाई है। भक्ति रस जो आपका है इसमें भगवान राम की अभिषेक के सजीव वर्णन और उनके जो कष्ट है उनके बारे में है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको उत्तर प्रसाद बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। जहाँ भी आपसे चांद की बिंदी मिल जाए, जैसे हाथी हो गया, धुआं हो गया, आँख हो गया, यानी चांद की बिंदी। कभी आपने सुना है चांद के पार चलो, एक गाना सुना है, लेकिन चांद के पार कोई ले गया आज तक, नहीं ले गया ना, यानी वो गुमराह कर रहा है, आपको फंसा रहा है ना। चांद के पार कोई नहीं ले जा पाएगा आपको। तो यहाँ पे देखा जाए झूठे वादे करते यानी ये घुमा फिरा के जो बातें होती हैं वो तद्भव होते हैं, है ना। और जो संस्कृत के शुद्ध होते हैं उनको हम लोग तत्सम कहते हैं। तो ये घुमा फिरा रहा है बेचारा, है ना। तो हमने कहा जहाँ भी चांद की बिंदी मिल जाए हमेशा तद्भव होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ लिया है। अब वहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर रचना के आधार से तो तीने होते हैं, तीने पढ़े हैं सर जी। कौन से तीन आपके होते हैं, तो आप कहेंगे सरल वाक्य, है ना, जिसको सिंपल कहते हैं, यहाँ पर संयुक्त वाक्य और आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य, है ना। आपका उत्तर जो आपका बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब देखो हमने कहा सरल वाक्य में सर जी कोई भी आपको रुकावट नहीं होती है। सरल वाक्य में एक ही मुख्य उद्देश्य यानी कर्ता होता है और एक आपका विधेय होता है यानी क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे जी आपका संयुक्त वाक्य होता है तो इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं जो समुच्चय बोधक जैसे और है, या है, तथा है, अथवा है, लेकिन, किंतु, परंतु आदि से जुड़े होते हैं, तब उनको संयुक्त कहते हैं, है ना। अब वहीं पर जो आपका मिश्र वाक्य होता है तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है ना, जिस वाक्य में एक मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य हो और उससे संबंधित एक आश्रित यानी गौड़ उपवाक्य हो, वो आपस में जुड़े होंगे किससे, कि, क्योंकि, ज्यों, जैसा, वैसा, ऐसे शब्दों से जुड़े होते मिश्र वाक्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप दिया गया और आपसे कह रहा है सही क्वेश्चन है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। सर यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है और आप कहेंगे सर स्त्रीलिंग आपका है कौन, तो हमने कहा देखो आप दिया गया मिठाई कैसी है। मिठाई कैसा है तो आप तो बताते नहीं हो, हमने कहा सर यहाँ पर मिठाई कैसी है, यही हो जाएगा। घी है, तेल है, दही है, ये तो आपका पुल्लिंग आपका बनेगा, मटेरियल नाउन पुल्लिंग होता ही है। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है सूर्योदय का संविच्छेद बताना है। यहाँ पर सूर्योदय की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सूर्य धन उदय हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य धन उदय हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी है, तो आप कहेंगे सर मात्रा लगी है आपकी ओ की मात्रा लगी है और ओ की मात्रा होती गुणसंधि में होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कालिदास की रचना नहीं है।
कालिदास की रचना नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा ज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम, है ना, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, ये ढेर सारी रचनाएं हैं। अब इनमें से आपके सर जी कौन नहीं है, तो आपके सर यही उत्तर हो जाएगा कि रात जो नहीं है जो आपका दिया है ये आपका नहीं होगा, यानी उत्तर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ये भरावी की है, किसकी है, तो आपकी जो किरात जुनी है ये इसके रचयिता भारवी है। कौन है, भारवी आपके बनेंगे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है तितली उपन्यास के लेखक कौन है। तितली उपन्यास के लेखक पूछा गया, तितली उपन्यास दिया है और हमने कहा तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद का बनेगा, यानी आपको उत्तर बनेगा सर ये नंबर ए जयशंकर प्रसाद का है। और ये हिंदी साहित्य के उपन्यासों में से एक ग्रामीण जीवन की जो किसान होते हैं, तो याद रखना है तितली में आपके ग्रामीण जीवन के जो किसान उनकी समस्या को दर्शाया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत का जो प्रचलित रचना वर्ष वो आपका कौन सा है। हमने कहा मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया है, लेकिन कब किया था, ये किया था सर जी आपके देखा जाए तो आपकी 1540 में किया था, 1540 में किया था, है ना। और जैसी ने इस महाकाव्य की जो रचना है अवधी भाषा में किया था, दोहा और चौपाई शैली में किया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है। 10 कुमार रचना जो आपकी है, 10 कुमार चरितम जो रचना है वो किसकी है। यहाँ पर आपको देना है महाकवि दंडी का नाम सुना है आप लोगों ने कभी, बताओ भाई, महाकवि दंडी का नाम सुना है आप लोगों ने। अच्छा भैया, तो यहाँ पर याद रखना महाकवि जो दंडी हैं, यहाँ पर आपका उत्तर है राइट इसका हो जाएगा, याद रखना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अच्छा यहाँ पर कुछ रचनाएं जैसे आपकी होती हैं मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जी विशाख दत्त हो जाएंगे, राज तरंगड़ी के सजी कल्हड़ हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए मृच्छकटिकम के शूद्रक हो जाते हैं, किरात जूनियम के आपके भारवी होते हैं। ये 4-5 रचना में एक से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। अगला सर जी क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें बाण से जो कारक वो कौन सा है। हमने कहा बाण से, यानी बाण से तो आप कहेंगे सर ये क्या है, बाण एक साधन है, और जब कोई साधन होता है या माध्यम होता है, यानी वाक्य में क्रिया को कराने के लिए जब साधन या माध्यम होता है तो वो होता है सर जी क्या होता है, करण होता है, यानी आपका उत्तर सर जी हो जाएगा सी नंबर, करण कारक आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है। आधे अधूरे नाटक के लेखक जो आपका दिया गया है 73 नंबर में, ये हैं आपके सर जी मोहन राकेश हैं। क्या हैं, मोहन राकेश हैं, 1969 में लिखा गया था। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य के बेहतरीन और मील के पत्थर नाटकों में गिना जाता है, यानी यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा सर ये हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सर जी अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया था। आपको याद होगा अष्टछाप में 8 महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनमें विट्ठलनाथ का नाम आपने देखा होगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ जिन्हें गोसाई जी कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को गोसाई जी कहते हैं। 1965 ईस्वी में यहाँ पर देखा जाए तो इसकी क्या किया था, स्थापना किया था। 8 कह सकते हैं लोग आपके शामिल थे, जिसमें बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं पर विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, है ना, और आपकी चतुर्बुद्धदास हैं। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है सूर साहित्य के लेखक कौन है। सूर साहित्य के लेखक पूछा गया, सूर साहित्य, यानी आपका उत्तर जी सूर साहित्य में बनेगा, यहाँ पर हजाइब साहब द्विवेदी आपका बनेगा। सूर साहित्य दिया है, अब आप सूरदास मत लगा देना। सूर साहित्य का जो प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है ये आचार्य हजाइब साहब द्विवेदी का है ना। अगर आप सोचें कि नहीं महाकवि सूरदास द्वारा रचित, हमने कहा साहित्य की बात करें तो उनके द्वारा एक ग्रंथ आपका है सूरसागर, सारावली साहित्य लहरी, ये है सूर साहित्य आपका है, ठीक है। उनमें था आपका सूर सारावली था, ये है सूर साहित्य। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्यकार ने कहा है। देखो 76 की बात करते हैं तो सर याद रखना है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ना, रामचंद्र शुक्ल, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देवनागरी लिपि की जो विशेषता नहीं है। अब हमने कहा सर देवनागरी लिपि जो आपकी स्वर व्यंजन है ना, स्पष्ट विभाजन मिलेगा, ध्वनि के लिए चिन्ह मिलेंगे, उच्चारण के अनुसार लेखन मिलेगा, लेकिन यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। आपको उत्तर बी नंबर है, ये सर जी क्या होगा, गलत हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा। ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, बोली जाती है, लिखी जाती है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, गलत दिया है, ये बाएं से दाएं होती है, यानी उत्तर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए 78 की बात करते हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, मूल व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं, है ना, यानी आपका उत्तर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मूल स्वर पूछे, हमने कहा मूल स्वर तो आपके कुल जो आपके स्वर जो आपके होते हैं, हमने कहा 9, फिर 33 व्यंजन, 4 अयोग्य वाह होते हैं ना, सब होते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे वर्णमाला में कितने, तो अब आपके 53 हो गए। अगर ऐसा लगा के देता है वर्तमान में तो आपको 53 ही बताना है। यहाँ पर जो विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार है जो भारतेंदु मंडल से संबंध नहीं है। हमने कहा भारतेंदु मंडल से आपका नहीं है, तो देखो आपके बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, लेकिन मैथिली शरणगुप्त जो आपके हैं ये नहीं है।
हमने कहा भारतेंदु मंडल में सर जी जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र हो गया, बालकृष्ण भट्ट हो गए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन हो गए, अंबिका चरण व्यास हो गए, राधा चरण गोस्वामी, ये शामिल है आपके भारतेंदु मंडल में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है गेहूं और गुलाब संस्मरण के जो रचयिता है वो आपके कौन है। गेहूं और गुलाब, हमने कहा गुलाब जो लगते हैं वो वृक्ष में लगते हैं, है ना, किसमें, वृक्ष में। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी आपका उत्तर सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। इसमें गेहूं को एक भौतिक आर्थिक प्रगति और गुलाब को एक मानसिक संस्कृति विकास को प्रतीक माना गया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है अरे यायावार रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। सर 81 की बात करते हैं तो आपके सर आज्ञे जी का है, अरे यायावार रहेगा याद ये यात्रा है और आपकी आज्ञे जी की है, याद रखना है। यहाँ पर उत्तर आपका बनेगा सर फर्स्ट नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चा छा जा झा या ये किस उच्चारण के तहत आपके आते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके आते हैं तालब में, यानी हमने कहा सर ये आपके तालब में आते हैं, ता वर्ग होता है ना, तालब में आपके आते हैं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सर ये आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पुष्प का पर्यवची इनमें से कौन सा है। पुष्प का पर्यवची पूछा गया है, पुष्प का पर्यवची इनमें से कौन सा है। हमने कहा सर पुष्प का पर्यवची हो जाएगा फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुहुप, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा सर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है यहाँ पर है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। चलो तो राम की शक्ति पूजा है सर ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी उत्तर आपका बनेगा सी नंबर इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। और हमने कहा कि ये रचना निराला जी के दूसरे काव्य संग्रह अनामिका में संकलित आपकी की गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। यहाँ पर देखा जाए आंसू है, लहर है, झरना है, अनामिका है। हमने कहा अनामिका तो नहीं है, ये पंत जी की आपकी है, यानी उत्तर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती जो रचना है, मृगावती रचना किसकी, कुतुबन की है, यानी कुतुबन जो आपका उत्तर है आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसमें प्रेमाखान ग्रंथ की रचना जो आपकी 1503 में की गई थी, है ना। इसमें जो राजकुमार हैं चंद्रनगर के और मृगावती जो आपकी कंचनपुर के राजा की पुत्री थी, है ना, तो उनके विषय में किया गया है। इसमें जो भाषा है वो अवधी और ठेठ भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उत्तर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जी पद परिचय में समानता किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है। पद परिचय में समानता किन तत्वों का उल्लेख होता है। याद रखना पद परिचय में आपकी जैसे होता है लिंग वचन कारक पद संबंध, है ना, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। लिंग वचन कारक पद संबंध है, ये सब आपको देखने को मिलती है, उत्तर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार श्रद्धा का संबंध किससे किया है। यहाँ पर सर 88 की बात करते हैं तो देखो श्रद्धा यानी जो सद्गुणों से प्रति आदर भाव होता है, यानी सद्गुण यानी जो आपकी कर्म होते हैं, मुख्य रूप से कर्म से जोड़ा जाता है। तो हमने कहा सर जी सद्गुणों के प्रति जो आपका आधार भाव है अगर ना मिलेगा तो आपको मिलेगा सर जी कर्म मिलेगा। हमने कहा शुक्ल जी ने कहा है कि श्रद्धा किसी व्यक्ति में जन साधारण से विशेष गुण होते हैं, ज्ञान, बल, विद्या, धन, ये सब देखने को मिलते हैं, यानी उत्तर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है समानता हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना गया है। तो सर जी हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो आपका है ये है नहुस है, क्या है, नहुस हो जाएगा, नहुस इसका उत्तर बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, अच्छा कब किया गया था, तो 1857 को ये कह सकते हैं इसका नाटक माना जाता है गोपाल चंद्र के द्वारा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है समुद्र का पर्वचीन में से कौन सा नहीं है। देखो समुद्र के पर्वचीन में रत्नाकर है, सिंधु है, जलद ही है, लेकिन कूल नहीं है। कूल मतलब आपका किनारा होता है ना। यह उत्तर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो देखो भाई जॉर्ज गियर्सन कहते हैं कि हिंदी की उपभाषा की जो संख्या है ना, वो संख्या जो आपकी वो कितनी है। यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा सर जी आपका हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन के अनुसार हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो आपका है कितनी है। यहाँ पर देखो आपका 5 तो दिया नहीं गया है ना, कि 5 दिया गया है। हमने कहा सर इसके अंतर्गत 2 ही मानी जाती हैं। याद रखना आयोग ने 2 उत्तर दिया भी है और इसका 2 उत्तर होगा। हमने कहा विशुद्ध भाषा यानी वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने हिंदी के 2 उपभाषा को माना है, एक पश्चिमी हिंदी और आपकी पूर्वी हिंदी, इनको ही शामिल किया है। इनमें 8 बोलियों को माना है ना। तो याद रखना है जॉर्ज गियर्सन द्वारा जो आपका दिया गया है इसमें, तो उत्तर आपको सर जी ए नंबर देना है 2। और 2 कौन से ही, हमने कहा पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही इन्होंने शामिल किया है। याद रखना आयोग ने ही आयोग की जो आंसर की है उसमें भी आपका 2 ही है, ठीक है ना। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में और कब हुआ था। आप लोग हमारे एक वीडियो देख लीजिएगा हिंदी में वर्तमान कौन क्या है, उसमें हमने सब कुछ कवर किया है। इस वीडियो में जितना हमने पढ़ा दिया कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिल चुके हैं, वहीं से मिल चुके हैं, है ना। उस वीडियो से आप देख लेंगे। एलटी ग्रेड में भी कम से कम 6 क्वेश्चन आपकी पूछे गए थे उस वीडियो में, और आपकी परीक्षा में भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको अभी मिल चुके हैं इतने में, और मिलेंगे भी।
यहाँ पर इंदुमती कहानी है सरस्वती पत्रिका में जून 1900 में प्रकाशित हुई थी, है ना। कब? जून 1900 में प्रकाशित हुई थी, ये सरस्वती में हुई थी। और हमने कहा सर जी लेखक कौन है, तो आपकी किशोरी लाल गोस्वामी है ना। और हमने कहा सर ये प्रकाशित कहाँ से होती थी, इंडियन प्रेस जो आपकी इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें अलंकार क्या है। चलो भाई, जो डायरेक्ट आपको बताए, क्या होता है डायरेक्ट, हमने कहा राम नाम रूपी रत्न है, सीधे संसार के धनमान से लिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपको उत्तर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर आपका डी हो जाएगा, रूपक अलंकार आपका है। क्या है? रूपक अलंकार है। अच्छा, हम आपसे ये पूछें कि सर इसमें और कोई अलंकार हो सकता है कि अगर अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिया होता तो क्या हो सकता है क्या? तो आयोग कभी कभी आपको दिक्कत कर देता है, आपको भ्रम में डाल देता है, आपसे रूपक अलंकार नहीं देगा। तो हमने कहा सर ये अनुप्रास अलंकार, तो आपका देगा, देखो दोनों चीज़ दिया है। तो हमने कहा सर जी रूपक अलंकार दिया है तो आप सीधे लगाओ, लेकिन हम कह दें कि सर इसमें अनुप्रास अलंकार है तो आपका सर जी हो सकता है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर रा वर्णन यहाँ पर देखो मिल रहा है और ना वर्णन भी आपको मिल रहा है। ना और रा वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है, लेकिन जब आपकी प्रश्न में रूपक दिया है तो फिर आपको जबरदस्ती नहीं आपको टांग अड़ाना है। हमने कहा टांग वहाँ पर अड़ाई जाती है जहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर खींचातानी करना है तो आप बहस करिए, आप गूगल से बहस करिए, AI से बहस करिए, सबसे कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जब डायरेक्ट आपको दिया है रूपक तो फिर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ना होता तो हम बहस करके उत्तर आपका अनुप्रास निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रा देखा जाए यहाँ भी है, रा यहाँ है, ना यहाँ पर आपका है, ना यहाँ भी है ना, निकल सकता था। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी जो सोच होती है अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है शिवपाल वध महाकाव्य के रचयिता कौन है। शिवपाल वध काव्य में रचयिता पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर 94 बात दिया है, हमने कहा ये महाकाव्य है। शिवपाल जो आपका है वध, ये एक महाकाव्य है। याद रखना 20 सर्ग हैं इसमें, जो आपके शिवपाल वध में आपका 20 सर्ग हैं, याद रखना है। और आपसे कह रहा है सर जी इसके रचयिता पूछ लिया है, रचयिता की अगर बात कर लिया है तो सर आपका उत्तर इनमें से क्या हो जाएगा, कवि माघ आप कहें, उत्तर आपका सी हो जाएगा। हमने कहा सर इसमें सर्ग आपको तो 20 हैं, अगर आपसे पूछे श्लोक कितने हैं तो 1800 इसमें श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो आपके शिशुपाल हैं चेदिराज से जुड़े थे, इनकी वध की जो कथा है इसका वर्णन इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उत्तर जो आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है आसमान सिर पर उठाना इस मोहरे करते क्या है। तो आसमान सिर उठाना इस मोहरे का सही अर्थ क्या होता है, 95 नंबर दिया है। और 95 की बात करते हैं तो आपके से बहुत शोर मचाना, है ना। कभी कभी आप देखते हो कि आप बिजी हो और इसके बाद है ना बच्चे परेशान कर लेते हैं। हमें लगता है आप लोगों में से 90% आप लोग शादीशुदा होंगे, है ना, होगा 90% ऐसे होंगे जो शादीशुदा ही होंगे, ऐसे पेपर में लगभग आपका होता है। आपके यहाँ पर बच्चे भी होंगे और आप लोगों को सोने नहीं देते होंगे, है ना। आप पढ़ रहे हो तो क्या पता शोरगुल मार रहे हैं, हल्ले मार रहे हैं, है ना, उपद्रव मार रहे हैं, यानी उधम मचा रहे हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत ही प्रसिद्ध आपका हिंदी में हो रहा है, सटीक अर्थ ये होगा बहुत अधिक शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना, अत्यधिक उपद्रव करना या उधम मचाना, ये सब बातें होती हैं, यानी उत्तर आपका डी इसका हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन दिया है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक पूछा गया सर, 96 नंबर दिया है। और 96 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। और ये बहुत चर्चित आपका मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, 1937 में ये प्रकाशित किया गया था। अच्छा, इसमें पूछा जाए त्यागपत्र में क्या बारे में दर्शाया गया है, तो इसमें समाज में जो बंधन है, नारी की जो पीड़ा है ना, उसमें एक भावुक कहानी दी गई है। तो उत्तर आपका फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप में अंतर्गत मानी जाती है। कामायनी के बारे में पूछा गया है। तो हमने कहा जी कामायनी जो आपका है एक महाकाव्य है। क्या है? ये कामायनी एक महाकाव्य है। और महाकाव्य में आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो महाकाव्य के हिसाब से दिया गया है। कौन है? ये दिया है आख्यानात्मक जो महाकाव्य आपका है, 1936 में ये प्रकाशित किया गया था। और ये प्रबंध काव्य माना जाता है, छायावाद की सबसे उत्कृष्ट रचना आपकी मानी जाती है। 15 सर्ग में आपके हैं, यानी इसमें 15 सर्ग आपके हैं। मनुष्य श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से मानव जीवन, उनकी चेतना, उनके विकास को दर्शाया गया है ना। तो आपका उत्तर से ये हो जाएगा कौन, यहाँ पर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किया किसने नहीं किया है। चलो बताओ। तो हमने कहा सर 98 नंबर दिया और 98 का ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आपका हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बनेगा सर बी नंबर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। हमने कहा सर जी इसमें देखा जाए देवनागरी लिपि के सुधारों में जो संयुक्ताक्षर होते हैं, मात्रा होते हैं, है ना, तो कई प्रकार के सुधार होते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, नरेंद्र देव, ये सब आपके शामिल होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा श्याम सुंदर दास, हेमा प्रसाद द्विवेदी, गोरखनाथ हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी इसमें आपके शामिल नहीं हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि से माना जाता है। कहा जाता है सर जी कि यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी लिपि जो आपकी वो ब्राह्मी लिपि है। तो हम प्राचीन ब्राह्मी लिपि यानी ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी को मानते हैं। मौर्य काल में सम्राट अशोक की शिलालेख का जो आरंभ उद्भव यहाँ से देखने को मिलता है।
तो हमने कहा जो आने वाले चल में समय में जैसे गुप्त लिपि हो गया, कुटिल लिपि हो गया, सब आपकी निकल कर आई हैं। तो आपकी इसी दौरान आपकी देवनागरी लिपि विकसित हुई थी। तो आपको उत्तर डी हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ डी। और आपसे कराए हैं राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्बंसिया के यानी कहानी के लेखक पूछा गया और ये हैं आपकी कमलेश्वर है। कौन है सर जी? कमलेश्वर है, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा कमलेश्वर। ये कहानी 1957 में लिखी गई थी, है ना, कस्बा जीवन पर आधारित है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कराया है वाक्य दिया है रामः वनम गच्छति में वनम कौन सा कारक है? वनम में जो कारक पूछा गया 101 नंबर में, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए वनम, यानी हमने कहा सर जी वनम वन को, है ना, तो कहाँ पर गया? वनम गया, वन को गया, तो कर्म कारक हो जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर सर जी क्या बनेगा? कर्म कारक हो जाएगा, यानी उत्तर आपका बी नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष होता है? तो पुनरुक्ति दोष जो होता है सर, इसमें क्या होता है? अर्थ दोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्थ दोष होता है, यानी अर्थ से संबंधित जो काव्य दोष की श्रेणी में आता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको उत्तर से जी आपको हो जाएगा अर्थ दोष आपका बनेगा, यानी दोहराव जो होते हैं एक ही वर्ण वाले जो बार बार प्रयोग करते हुए, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप दे और आपसे कराया है जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सर जी यहाँ पर याद रखना है, आप कहोगे दिमाग में लगाओगे सर जी आरोप किया गया है, इसका मतलब रूपक अलंकार है ना। तो हमने कहा सर रूपक आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन इसका एक और होता है अपरूहित अलंकार। क्या होता है? अपरूहित अलंकार, यानी अपरूहित अलंकार। हमने कहा अपरूहित का मतलब होता है छिपाना या निषेध करना। वास्तविक जो वस्तु होती है यानी उपमेय को छिपा देते हैं, और जो अवास्तविक जो आपको दिखती नहीं है ना, यानी उपमान, उसका आरोप कर देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो आपका बनेगा आपका डी हो जाएगा। एक बहुत चर्चित उपन्यास होता है यह चंद्र नहीं मुख है ना, यह चंद्र नहीं मुख है। तो आप लोग यहाँ पर अलंकार में जब आपकी बात करते हैं रूपक अलंकार लगा दे, तो हमने कहा सर वही तो आपका ये भी आपका है, इसमें उल्टा हो जाता है, उसमें उपमेय उपमान का उल्टा हो जाता है, उत्तर आपका डी बनेगा। अगला सर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? बताओ। देखो भारतीय युग में यहाँ पर हम बात करें ना, तो भारतीय युग में देश प्रेम है, सामाजिक सुधार हुआ है, खड़ी बोली का प्रचलन हुआ है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण है ना, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण नहीं हुआ है। यहाँ पर जो आपको उत्तर दिया है वो आपको उत्तर से जिससे नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। भारतीय ने क्या किया है, इसमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सामाजिक चेतना, रहना, इन चीज़ों पर फोकस किया, देशभक्ति पर किया है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे करा है क्वेश्चन है मानक रूप से वर्गीकृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? 105 की बात करते हैं दोहा, और दोहा की बात करते हैं तो जी आपके 700 जो आपके 13 दोहे हैं ये बिहारी सतसई में कुल आपके माने जाते हैं, है ना। आपको उत्तर जो हो जाएगा वो आपका भी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा, है ना, जो उनके द्वारा प्रमाणित है। 713 ही आपके हैं, याद रखना है। रामचंद्र कहते हैं 700 हैं, अजायब साधु कहते हैं 719 हैं, है ना, और यानी अलग अलग आपके हैं, लेकिन ये जो आपका 713 है जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे और आपसे करा है, यहाँ पर क्वेश्चन है अग्नि का तद्भव क्या है? तो सर अग्नि का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? आग होता है, यानी जवाब आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। और आप सर कह रहा है दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब इन भाई साहब ने बड़ा अच्छा किया कि सोचे गलती होने से अच्छा है कि हम इसमें 30 सेकंड का समय दे दें। अब इन्होंने सोचा कि चलो पहले हम दोहा देख लेते हैं, है ना। दोहा क्या होता है? पहले और तीसरे। हमने कहा देखो हमारी कहानी से हमने कहा पहले और कैसे करोगे, हमने कहा दोहा क्या होता है? पहले और तीसरा। हम लिख क्या रहे हैं? पहला और तीसरा, और पहला तीसरा लिख देते, लिख दिया तो 13 हो जाएगा। दूसरा और चौथा तो आपको 11 हो जाएगा, इसको उल्टा तो आपका हो जाएगा। जब उल्टा दिया गया है तो आपको उत्तर सजी क्या हो जाएगा? 11, है ना। और कौन सा जी? यहाँ पर 11, यानी जवाब आपका सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दिया है पहले और तीसरे में, है ना। तो ये आपका दोहे का उल्टा होता है, यानी 11, इसका उत्तर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? देखो कितने अच्छे से पूरी हिंदी साहित्य आपकी रिवीजन हो रही है। चाहते तो हम हवा में इसको सॉल्व करते हुए चले जाते, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, पूरी हिंदी को आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं। बताओ जाओ। हमने कहा सर जी हिंदी व्याकरण में जो काव्य शास्त्र है वो कहते हैं कि हिंदी में 4 अंग, यानी आपके जो कह सकते हैं कि जो रस होते हैं इसमें 4 अवयव होते हैं, 4 अंग होते हैं। ये 4 अंग जो आपके होते हैं वो कौन कौन अंग होते हैं? हमने कहा सर इसमें आपके जो 4 अंग होते हैं, हमने कहा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी स्थायी भाव जो हमारे मन में हमेशा स्थायी रूप से छिपे रहते हैं उसको स्थायी भाव कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है विभाव क्या है? हमने कहा विभाव से जी मेन देखा जाए तो हमने कहा सर जिन कारणों से यानी परिस्थिति से स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी आपके मन में जो छिपे थे स्थायी भाव। हमने कहा जैसे मान लो रति जो आपका है या शोक है या आपका हास्य, मान लो हमारे अंदर हंसी है, हम कहते हैं कि हम हंसेंगे नहीं, लेकिन आपने ऐसे कोई शब्दों को बोल दिया जिसे हमने हंस दिया, यानी वो जो शब्द हैं उनको जो जागृत कर दिया उन्हें विभाव कहते हैं।
हमारे अंदर की यहाँ पर जो छिपी हुई चीज थी उसको बाहर कर दिया, उसको विभाव कहते हैं, यानी जागृत कर दिया। तो जिन कारणों से परिस्थितियों में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको विभाव कहते हैं। अनुभाव मतलब होता है आश्रय, जिसके मन में भाव जगें उसको हम लोग आश्रय कहते हैं। और संचारी भाव मन में उठने वाले अल्पकालिक जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं संचारी भाव। यहाँ पर क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कह रहा है जी काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार कौन सा है? सर जी काली घटा का घमंड घटा, हमने कहा सर देखो यहाँ पर आपका दिया है घटा और घटा दिया है। यहाँ पर घटा शब्द आपका 2 बार प्रयुक्त हुआ है, अर्थ अलग अलग होगा। हमने कहा घटा यानी बादल, काले बादल। दूसरा घटा जो आपका कम होना या छटना, तो आपका उत्तर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका जो बनेगा 109 नंबर में जवाब सजी आपका हो जाएगा कौन है? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा यमक अलंकार। अच्छा हम आपसे ये पूछ लें कि अगर आपको तर्क करना हो, है ना, तर्क करना हो तो यहाँ पर एक और अलंकार हो सकता है, अनुप्रास अलंकार हो सकता है अगर तर्क करना है तो। क्यों? क्योंकि काली घटा का घमंड घटा, हमने कहा सर यहाँ पर का और घा वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। तो हमने कहा जैसे आपका का दिया गया है, यहाँ पर का और यहाँ भी का दिया है, यहाँ पर घा है और यहाँ पर घा है, तो हम कर सकते थे। लेकिन तर्क की बात नहीं है, जब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ना हो, कहते हैं जब मरने और जीने का समय आ जाता है ना, तो हम कोई ना कोई रास्ता अपनाते हैं। मान लो अगर ऑप्शन यहाँ पर यमक अलंकार ना होता और आप परीक्षा में बैठे होते, कटाव के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे होते, तो कहते 1 नंबर तो मेरा कम हो रहा है, वो 1 नंबर हम कैसे निकालें? तो आप कुछ ना कुछ आप लगाओगे, तो ऐसी स्थिति में आप फिर तर्क निकालोगे कि नहीं हाँ ये इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपका यमक अलंकार ना होता तो हम कर सकते थे। आपको सर जी आज तक तो हमने पढ़ा नहीं है, पता नहीं आप किस हिसाब से पढ़ा, हमने कहा तर्क वाली है, आप बड़े हो गए हैं, छोटे एग्जाम में जब होता है तो उनको सीधा बताया जाता है, इतना घुमाया नहीं जाता है। लेकिन हम आपको आपके तर्क के हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, अगर ना होता तो ये हो जाता। क्लियर है? समझ गए ना हमारी बात? तो चलो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी कि त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? त्रिवेणी में जो आलोचना है सर जी, आलोचना है जयसी, सूरदास और आपकी तुलसीदास की। जयसी और आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सूरदास और आपकी तुलसीदास, यानी उत्तर आपका डी वाला यहाँ पर राइट दिया गया है। हमने कहा जी यहाँ पर देखो कबीर जयसी तुलसीदास यहाँ पर है, तो हमने कहा सर जयसी सूरदास आपका इसमें मिलेगा त्रिवेणी में, है ना, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा जयसी सूरदास और तुलसीदास। इस क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है निम्न की मानना है तो आप कहेंगे सर ये उत्प्रेक्षण अलंकार आपका हो जाएगा। यह मुख नहीं चंद्रमा है, अगर ऐसा होता है यह मुख न की जो संख्या आपकी होती है 8 होती है। ये 8 सजी सात्विक भाव हैं क्या? हमने कहा सात्विक मतलब स्तंभ यानी शरीर का जड़ हो जाना। कभी कभी आप देखते हैं कि आपको आपका शरीर शून्य होता है, आप क्रिया प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं, है ना। एक स्वेद होता है यानी पसीना आना, रोमांच यानी रोंगटे खड़े कर देना। जब कभी डीजे बज रहा हो, आपके अगर आप डांसर हैं तो आपका पैर ऑटोमेटिक घूमने लगेगा, है ना, आप पैर इधर उधर करने लगोगे, ये रोंगटे खड़े हो जाना। एक होता है स्वर भंग यानी आवाज़ कांपना या रुद्र जाना। जब आपको कभी कभी ऐसा कोई डांट देता है और आप बहुत कमजोर दिल के हैं तो आपकी आवाज़ धीरे धीरे कांपने लगती है ना। यहाँ पर एक कांपना होता है, कंपन होता है, एक विवरणता होता है, एक अश्रु होता है, एक प्रलय होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आप दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? पूस की रात कहानी के रचयिता हो जाएंगे सर, ये कहानी है आपकी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की है।
प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है। गरीब किसान के संघर्ष और उनकी बेबसी को दर्शाया गया है। यानी उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिसकी उपमा ना हो उसके लिए कौन सा एक शब्द होता है? जिसकी उपमा ना हो यानी आपका होता है अनुपम। हम भगवान की उपमा नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी अनुपम है। हमने कहा इसके अलावा अतुलनीय भी हो सकता है, यानी जिसकी तुलना ना की जाए। हम लोग अतुलनीय भी कर सकते थे। तो आपको उत्तर सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है। देखो भवभूति की रचना की बात करते हैं तो भवभूति की रचना में जो शकुंतलम है ना, क्या दिया है? शकुंतलम, ये आपका नहीं है। बाकी महावीर चरित है, उत्तराम चरित है, मालवती माघो, ये आपका हो जाएगा। उत्तर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर सर क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताइएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुकरण में अनु निकलेगा, यानी करण आपका मूल शब्द हो जाएगा, अनु इसका उपसर्ग हो जाएगा। बी नंबर 80 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अनल और अनिल शब्द युग्मों का अर्थ बताना है। वही आ गया सेम टू सेम वाले, यानी है ना, ट्विन शब्द आपका आ गया। अनल मतलब आग होता है और अनिल मतलब होता है वायु होते हैं। यानी आपका जवाब सजी कहाँ पर जाएगा? 19 नंबर में आपका जवाब डी हो जाएगा, वायु और अग्नि बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे करा है क्वेश्चन क्या सर जी दिया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता पूछा गया है और आप कहेंगे सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र बनेगा। यानी उत्तर सजी आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये हिंदी का एक व्यंग नाटक है, इसमें 1881 में लिखा गया था। इसके माध्यम से जो विवेकहीन या निरंकुश शासन व्यवस्था है उस पर करारा प्रभाव किया जाता है। यहाँ पर उत्तर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और आपसे करा है, नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नई कविता पत्रिका के संपादक सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं जगदीश गुप्त। आपके हैं कौन है? जगदीश गुप्त हैं। प्रकाशन जो आपका 1954 में हुआ था, यानी प्रयागराज से आपका आरंभ हुआ था। हमने ये बताया है कि संपादन मंडल में समय समय पर साहित्यकार शामिल होते रहे, जैसे जगदीश गुप्त ये संस्थापक रहे हैं। आरंभ में राम स्वरूप चतुर्वेदी आरंभिक अंक में रहे थे। विजय देव नारायण शाही है ना, बाद में आपके हटने के बाद जुड़े थे। तो इसका उत्तर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है वीर रस और रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? तो साथ ही याद रखना वीर रस में हमेशा होता है ओज होता है। क्या होता है? ओज रस होता है। यानी यहाँ पर उत्तर जो आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस की स्थायी भाव की जब भी हम बात करते हैं वीर रस के स्थायी भाव तो आपके सर यहाँ पर उत्साह होता है। यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है क्या सर जी? यहाँ पर उत्साह होता है। हम बात करें श्रृंगार रस का तो रति कहोगे, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का शोक होता है, क्रोध होता है। वीर रस का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है और वात्सल्य का वात्सल्य होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन है महादेव वर्मा की रचना नहीं है। महादेव वर्मा की रचना नहीं है, हमने कहा चलिए यहाँ पर दिया है सर जी आपका निहार है, नीरजा है, ग्राम्या है, रश्मि दिया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो ग्राम्या जो आपकी है ये आपकी महादेव वर्मा की रचना नहीं है ना, तो आपको उत्तर बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आप लोग बताएंगे ग्राम्या किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन दिया है कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र में यहाँ पर वीरता वर्णन आपको देखने को मिलता है। प्रभावशाली रचनाओं में से एक है। महाभारत का जो शांति पर्व है उस पर आधारित है, 1946 में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर याद रखना ये जो आपका दिया है रामदेसी दिनकर, यानी उत्तर जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपको बनेगा, है ना। तो सर जी यहाँ पर 125 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने इतना डिस्क्राइब कर दिया, इतना तोड़ दिया, इसने मरोड़ दिया, इतने हमने यहाँ पर क्वेश्चन निकाल दिया है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आगे होगा। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है कि हाँ अगर हम पेपर कल देने जा रहे हैं तो आपने सर जो पढ़ा दिया ना वो क्वेश्चन के लेवल भी, यानी जो क्वेश्चन थे बड़े अच्छे थे, आए हुए क्वेश्चन आपके हैं और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में आपने इसका फैक्ट देकर हमारी पूरी की पूरी जो आपकी हिंदी है ना वो आपने पूरा कवर कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, सेशन लाइक करिएगा। और अब आपका कल पेपर हो जाएगा। जब कल पेपर आपका होगा तो आपको क्या करना है, आपको पेपर हमारे टेलीग्राम देवजी के ट्रिक में भेज देना है। हम आपके पेपर को सॉल्व करवा देंगे। कैसा पेपर रहा है, कैसा नहीं रहा है, चेक मतलब कौन सी शिफ्ट में है आप लोग बता दीजिएगा और कितना स्कोर आपका बन रहा है आप लोग बता दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, बाकी एक आपकी क्लास है और वो क्लास जो आपकी है वो हिंदी साहित्य की आपकी है ना, जिसमें आपको पूरा रिवीजन हम आपको कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।